नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन भी अच्छे से चल रहा होगा। सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस में आ चुके हैं, तो अपने देश को समझिए, अपने इतिहास को समझिए, आपके लिए आवश्यकता है एक छात्र के रूप में। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दिन की डेली करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का हम लोग रिवीजन। 2026 में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व कौन करता है। राइट आंसर यहाँ पर हो गया मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिच ने लगातार 20वें साल भारत की सॉवरेन रेटिंग किस स्तर पर कायम रखी है। BBB-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाने वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुजरात का वन विभाग ने 11 अगस्त 2026 को किस पक्षी अभ्यारण्य के आसपास 2.94 करोड़ की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की है। राइट आंसर यहाँ पर आपका नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ये हो गया आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2026 को किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्म कथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, आपके पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता में GRSE द्वारा लॉन्च किए गए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पर हो गया श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2025-26 में भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपकी 6वीं अर्थव्यवस्था। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। अरिहा पंगमबम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्कोप उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है। राइट आंसर VO चिदम्बरम पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं आज का यहाँ पर वन लाइनर हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो डिजिटल माध्यम से भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण आधिकारिक तौर पर किस तारीख से शुरू हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 1 अप्रैल 2026। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 ध्यान रखना है। भारत ने जिंद सोनीपत मार्ग पर देश की पहली किस ईंधन से चलने वाली ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन चालित ट्रेन। IPL इतिहास में रनों का पीछा करते हुए 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने थे। विराट कोहली। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टो लैम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो का अनावरण किया था। ये हो गया आपका जर्मनी। लगभग 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचा। जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री रक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए IONS समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया था। राइट आंसर यहाँ पर हो गया आपका कोची। कौन सा राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाला नया राज्य बना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम विधानसभा के द्वारा देखने को मिला आपको। ठीक है, अब आज के हम लोग क्वेश्चन आंसर आज तक के सॉल्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी का हेल्थ ऑडिट स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य परीक्षण नदी का शायद आपने पहली बार सुना होगा या कुछ और नदियों का भी पहले आपने सुना होगा। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी अगर आप उत्तर भारत के राज्यों में देखें, मेनली यहाँ पे अगर हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया और MP हो गया, कुछ कुछ ये जो राजस्थान हो गया, यहाँ पे नदियों के स्वास्थ्य पे पता नहीं क्यों इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए यमुना जी दिल्ली से औद्योगिक कचरा, औद्योगिक जो वाटर होता है, वो गंदा पानी वो यमुना जी में गिर रहा है। फिर आप इधर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, गंगा जी यमुना जी इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं। ठीक है,
तो हमें भी ये करने की ज़रूरत है, हमारे राज्य सरकार को भी ये इस पे स्टेप उठाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का हेल्थ ऑडिट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का हेल्थ ऑडिट किया, ये इस बात पे भविष्य में वहाँ जल विद्युत परियोजनाएं कैसे लगेंगी, इसका तकनीकी रिपोर्ट फिलहाल आने वाले हफ्तों में आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है नदी के स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति का पता लगाना, यहाँ पर ये है। देखिए इससे क्या होगा, एक तो स्वच्छ पानी, ठीक है, नदी का हेल्थ सही रहेगा तो स्वच्छ पानी हो जाएगा। आसपास का जनजीवन जो नदियों पर ही निर्भर करता है, ठीक है, खास तौर से पहाड़ी इलाके, तो वहाँ पर पानी स्वच्छ मिलेगा अगर उन्हें, तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि पनबिजली प्रोजेक्ट की रूपरेखा कैसी हो। तकनीकी रिपोर्ट आने पे 70 सप्ताह का समय लगेगा। ये पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, व्यास नदी के बारे में जानते हैं। आखिर व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से कहाँ बहती है, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिंधु नदी का एक महत्वपूर्ण तंत्र के तौर पे हम लोग व्यास नदी को देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर ये बहती है। पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग तर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई हम लोग देखें तो वो 470 किलोमीटर है। प्रसिद्ध सिंधु तंत्र का एक अहम हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा आपका पड़ता है लगभग 4361 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका उद्गम स्थल देखने को मिल जाएगा। ये मनाली, कुल्लू घाटी, मंडी, कांगड़ा से गुजरते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के हरिके पत्तन में यह सतलुज नदी से मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब में आकर के हरिके के पास, हरिके डैम के पास ये आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हरिके डैम भी आपको देखने को मिलेगा। पार्वती, तीर्थन, सैनज और बाढ़ गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती हैं। जल विद्युत परियोजनाएं कई सारी बनी हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जल उपयोग यूज आता है, धार्मिक महत्व भी है, पर्यावरणीय महत्व भी है इसका। तो इस तरह से ये सारी बातें यहाँ पर, ये देखिए मैप से भी आप देख सकते हैं। ब्यास कुंड यहाँ से जहाँ से नदी मिल रही है, रोहतांग दर्रा, मनाली, कुल्लू घाटी, मंडी, कागड़ा, और ये रहा आपका हरिके पत्तन, सतलुज का संगम, ठीक है, सतलुज में आके मिल जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ब्यास नदी का अगर हम लोग ऐतिहासिक और पारंपरिक तौर पर देखें कि इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखिए वेदों और आपको साहित्य में, संस्कृत साहित्य में मेनली देखने को मिलेगा। व्यास नदी को हम लोग विपाशा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा, विपाशा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है बंधन मुक्त करने वाली, ठीक है। और अजिंक्या भी कहा जाता है। यूनानी इतिहास में इसे हाइफिसिस नाम दिया गया था। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व, यह नदी सिकंदर के भारत अभियान की सबसे पूर्वी सीमा बनी थी, यानी कि उसका जो अभियान था तो पूर्वी सीमा आपकी व्यास नदी ही थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार इसके बाद से कर दिया था। महर्षि वेद व्यास, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने इसके तट पर तपस्या की थी, जिसके चलते उनका नाम भी व्यास पड़ा था, ध्यान रखना है आपको। इस पर पौंग बांध, व्यास बांध के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पौंग आपसे पूछा जा सकता है। बिजली उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा के तौर पर काम करती है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश किस राज्य ने लॉन्च किया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तथ्य कोश है क्या, सबसे पहले देखते हैं। बेंगलुरु में ये लॉन्च हुआ और इसे एसएल टेक्नोलॉजी फोरम, आईआईटी एलुमनी सेंटर बेंगलुरु के सहयोग से लॉन्च किया गया, ठीक है। कर्नाटक सरकार का एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एसएल टेक्नोलॉजी फोरम कर्नाटक सरकार का यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको देखने को मिलेगा। तथ्य कोश अगर हम लोग देखें, संस्कृत शब्दों में तथ्य और कोश को मिलाकर के बना हुआ है, तो संस्कृत शब्द है ये, आपको ध्यान रखना है। डिजिटल सार्वजनिक मंच लॉन्च किया। बिखरे हुए सरकारी और जितने भी संस्थागत आपको डाटा होंगे वो अब एक साथ आपको खोजने की जरूरत नहीं है जगह जगह ऑनलाइन जाकर के, जगह जगह साइट्स पे जाकर के, बल्कि तथ्य कोश पे जाइए, सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एकीकृत खोज, यहाँ पर विशाल डेटा, 15 लाख से अधिक सार्वजनिक डेटा सेट की जानकारी एक साथ मिल पाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तथ्य खोज ज्ञानम यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट,
गुटखा व पान मसाला के निर्माण, बिक्री और रखने पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक। अभी पिछला भी आंसर हमने कर्नाटक देखा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्या पहला राज्य है कर्नाटक? तो बिल्कुल भी नहीं, कर्नाटक पहला राज्य नहीं है। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कौन कौन से राज्य मिल जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली, मध्य प्रदेश। अब कर्नाटक ने भी यहाँ पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन पर पूरा तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई निर्माण कर रहा है या उसको बेच रहा है या उसने रखा हुआ है, हर तरीके से किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इसकी वजह जो भी वजह ये बनेगी तो यहाँ पर अब बैन लग गया है। ठीक है, देखिए कैंसर और अन्य खतरनाक बीमारियां इसकी वजह से, निकोटीन की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से ये स्टेप कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है। देखिए ये राज्य जो भी हैं उनके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य भी है। यहाँ पर देखिए दिल्ली और ये हो गया आपका कर्नाटक जो भी फिलहाल में जिसने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इनका नेक्स्ट ईयर तक फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल है, तब तक ये बैठे रहेंगे पद पे। उसके बाद कोई नया आपको चेयरमैन हो सकता है देखने को मिलेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि फरवरी 2027 तक अपने मौजूदा कार्यकाल पूरा होने तक इस पद पे बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा उन पर अब उतना भरोसा नहीं किया जा रहा था, इसकी वजह से एक कारण ये हो सकता है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं ट्रस्ट के, अगर 100% वोट नहीं मिलेगा तो आप पद पर नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और चेयरमैन बनेगा। ये टाटा कंपनी की खासियत है। ठीक है, तो 2027 के बाद पद न संभालने और स्पष्टता देने का इन्होंने निर्णय लिया है। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन की इन्होंने कमान संभाली थी। 10 साल लगभग काम इन्होंने किया। सीईओ भी यहाँ पर रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, देखिए ये टाटा समूह, टाटा सन्स का इतिहास, 7 अध्यक्ष अभी तक आपको देखने को मिले हैं। ये पूरा यहाँ पर है। आपको यहाँ पर रतन टाटा भी देखने को मिल जाएंगे। सही में डायमंड कहा जाए इन्हें अगर व्यक्तित्व के तौर पर देखें। देखिए जमशेदजी टाटा नो डाउट काफ़ी महान हस्ती है, लेकिन जिन्हें हम लोग देख चुके हैं, रतन टाटा जी है ना, अपने कंट्री के लिए डायमंड थे वो, है ना, वाकई। चलिए जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ठीक है, तो JN टाटा जी पहले इन्होंने जो स्थापना की थी, संस्थापक है। 36 वर्ष तक समूह का नेतृत्व किया था। मात्र 21,000, लेकिन उस टाइम पे 21,000 बहुत होगा ना, आज के टाइम पे नहीं है इतना। 21,000 की पूंजी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। बाद में कपड़ा मिलें भी स्थापित की। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास का खाका तैयार किया। देश के पहले लग्जरी होटल ताजमहल इन्होंने ही बनवाया था 1903 में, 1903 में। ठीक है, सोचिए आज़ादी से कितने टाइम पहले तो बन गया था। टाटा स्टील, टाटा पावर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे 28 वर्षों तक उन्होंने कमान संभाली, जिनका नाम है सर दोराबजी टाटा। ठीक है, तो ये हो गए। और ये सारे आपके एक बार मैं नाम ले रही हूँ। सर नौरोजी सकलात वाला, ये वो हैं जो कि भतीजे थे जमशेदजी टाटा के। ठीक है, तो डायरेक्ट इनके ब्लड से नहीं थे, बहन भतीजे थे, भाई के बेटे। JRD टाटा ये हो गए 53 वर्षों तक आपके। रतन टाटा 1991 से 2000 तक, 2012 तक 21 वर्षों तक इन्होंने कमान संभाली। इसमें टेटली, कोरस स्टील, जगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का इनके समय में अधिग्रहण देखने को मिला था। फिर साइरस मिस्त्री आए और उसके बाद N चंद्रशेखरन आपने देखा। ठीक है, तो स्थापना अगर हम लोग देखें तो 1868 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्थापना वर्ष आपको 1868 में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त 2026 को किन अमेरिकी राज्यों ने आधिकारिक तौर पर भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। ठीक है, राइट आंसर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। ध्यान रखना है आपको, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो ये इंडियन की वहां पर आप ये देख सकते हैं कि कितनी पावर इंडियन लोगों की, वहां आम लोगों की, जिसकी वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। इसके अलावा
डेलावेयर और मैसाचुसेट्स जैसे अन्य अमेरिकी राज्यों ने भी इंडिया डे के रूप में 15 अगस्त को मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया था, ठीक है। तो ये देखिए, न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं कैथी होचुल, न्यू जर्सी के मिकी शेरिल। उद्देश्य क्या है? भारतीय अमेरिकी समुदायों का सम्मान करना, इससे व्यापार, तकनीक, सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं, ऐसा काम करने से, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉरिशस स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का नया कुलपति किसे चुना गया है? राइट आंसर डॉक्टर भूमा वीजी, ठीक है, डॉक्टर भूमा वीजी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए मॉरिशस में है, सबसे पहले बात मॉरिशस में है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, ठीक है। तो जो है PSI का नया कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने अगस्त 2026 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। तो ध्यान रखना है इनके, देखिए सेवानिवृत्त IRPS 1987 बैच की हैं ये, कुलपति के तौर पर नियुक्त हुई है मॉरिशस में डॉक्टर भूमा वीजी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इस संस्थान का मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र, प्रमुख प्रशिक्षण एजेंसी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 अगस्त। और अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 3 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसमें जो भी जुड़ी लोगों को भ्रांतियां हैं उसमें उसके प्रति जागरूक करना, मृत्यु के बाद जरूरतमंदों को जीवन दान के लिए प्रेरित करना, ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेत्रा 2026 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा DRDO, ठीक है, DRDO के द्वारा। ध्यान रखना है, बेंगलुरु में ये आपका जो सेमिनार है उसका आयोजन होता है 11 और 12 अगस्त को, 2 दिन का यहाँ पर आयोजन आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, डिजिटल ट्रिवन, मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन पर केंद्रित 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी आपको देखने को मिल जाएगी। स्थान कर्नाटक है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और इन सब चीज़ों के कारण ये डिसीजन लिया गया है। आयोजन स्थल ये देखिए 13 अगस्त को एक व्यवहारिक कार्यशाला यहाँ पर रखी गई। तो ये सारी बातें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और भविष्य की तकनीकी पर आगे बढ़ने के लिए काम किया जाएगा, इसलिए ये आपको सेशन देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हाथी दिवस देखते हैं, हाथियों के संरक्षण और जागरूकता को समर्पित पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य हाथियों का संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा, जागरूकता बढ़ाना। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी, पहला हाथी दिवस मनाया गया था। कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में अगर हम लोग देखें तो 22,446 जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 33 हाथी रिजर्व में इन्हें संरक्षित किया जाता है। हाथियों के अस्तित्व और अवैध शिकार, ये सारी चीजें, इनसे बचाव के लिए काम किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 40 साल बाद ईरानी कप 2026 के बड़े घरेलू मुकाबले के मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरानी कप किस लिए होता है, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल क्रिकेट के लिए होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, श्रीनगर का शेरे कश्मीर स्टेडियम ईरानी कप मुकाबले की मेजबानी करेगा। 1 से 5 अक्टूबर रणजी ट्रॉफी 2025-2026 के विजेता जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत के बीच ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, स्थान हो गया श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में होगा। और 9 सितंबर 1986 को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के बाद यह घाटी में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट मैच आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टेडियम की क्षमता है 5,000 दर्शकों की है। तो ईरानी कप, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, रूस ने यूक्रेन के ओशा बैंक के साथ निवेश विवाद में किसे मध्यस्थ नियुक्त किया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। देखिए,
मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ को रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक के साथ चल रहे निवेश विवाद में अपने मध्यस्थ नियुक्त किया है। 1998 की द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत सैकड़ों मिलियन डॉलर के मुआवजे के दावों से ये जुड़ा हुआ है, तो नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रचूड़ साहब का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। विवादित बैंक जो आपका है ओसार्ड बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1998 से कि भारत रूस द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत इनको नियुक्ति मिली है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हो गया, आज का कंप्लीट हो गया करंट अफेयर। तो मिलती हूँ कल आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन